हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे एंड द टॉपिक इज द चोला किंगडम। ये जो चोला किंगडम है वह इंडियन हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चोला लोग जो है वे लोग इतने पुराने हैं कि इनका जिक्र रामायण में भी मिलता है। ओके और जो चोलास लोग हैं इन लोगों का पावर जो है 900 एडी से लेकर के 1300 एडी तक हम लोगों को देखने को मिलता है। ये काफ़ी पावरफुल रूलर्स हुए थे। इनका जो आधिपत्य है वह भारत में ही नहीं, भारत के बाहर श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड तक इनका राज शासन स्थापित रहा था। इनका जो नेवी है वो काफ़ी पावरफुल था कि ये लोगों का जो ट्रेड था बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इनका ट्रेड होता था। चाइना तक इन्होंने अपने डिप्लोमेट को भेजा हुआ था। तो इस तरह से जो चोला एम्पायर है वो बहुत ही बड़ा एम्पायर था। इनका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सुदृढ़ था, तो जिसके बारे में हम लोगों को जानना इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चोला किंगडम को वन बाय वन, फेज बाय फेज डिस्कशन करेंगे। ओके तो जो चोलाज है फोर्थ फेज टाइम में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो फेज हो जाता है वो हो जाता है 300 BC से लेकर के 200 AD तक। तो इसमें हम लोगों को चोलास की जानकारी संगम साहित्य से मिलती है। जो संगम साहित्य है इसमें हम लोगों बेसिकली 3 किंगडम्स के बारे में जानते हैं। क्या क्या? चेर, चोल एंड पांड्य। ओके तो जो चोलास लोग हैं उनके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी संगम साहित्य से मिलती है। फर्स्ट फेज हो गया, ये अर्ली चोलास पीरियड हो गया। सेकेंड फेज हो जाता है जिसको कि हम लोग ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। इसमें चोलास के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। कह सकते हैं ये चोलास का अज्ञातवास पीरियड हुआ। ये जो पीरियड है ये होता है 3rd सेंचुरी एडी से लेकर के 8th सेंचुरी एडी तक का ये पीरियड होता है। ओके तो लगभग ये आपका 2nd सेंचुरी एडी से लेकर के 8th सेंचुरी एडी, मतलब कि 600 साल का जो पीरियड होता है इसमें चोलास के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है हम लोगों को। ठीक है तो और बल्कि इस पीरियड में हम लोगों को पांड्यज और पल्लवों के बारे में जानकारी मिलती है कि कैसे उनके बीच में हमेशा युद्ध संघर्ष छिड़ा हुआ रहता था, ये जानकारी मिलती है। तो यह कहा जा सकता है कि इस वक्त चोलास लोग जो है वे लोग बहुत ही छोटे शासन तक में सीमित रहे होंगे या इनका उस वक्त राज शासन नहीं हुआ करता होगा, तो इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है सेकेंड फेज में। थर्ड जो फेज होता है इस फेज में हम लोग चोला के उदय के बारे में जानते हैं। तो यह जो फेज हो जाता है 900 AD से लेकर के 1100 AD तक, जब चोलास का पावर जो है वो चरमोत्कर्ष पर होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो विजयालय जो होते हैं, विजयालय चोला जिन्होंने चोला किंगडम को स्थापित किया, विजयालय चोला ये एक्चुअली में पल्लवों के अंडर में यह एक सामंत हुआ करते हैं जिन्होंने पल्लवों को हरा करके चोला एम्पायर को खड़ा किया। ओके और जो फोर्थ फेज हम लोग को जानना है वह है लेटर चोला पीरियड। लेटर चोला पीरियड में हम लोगों को देखना है कि कैसे चोलास लोगों का अंत हो गया। ठीक है तो हम लोग फर्स्ट 2 फेजेस जो देखें, सबसे पहले तो अर्ली चोलास जो कि संगम साहित्य से हम लोगों को जानकारी मिलती है। सेकेंड फेज में है चोलास के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। वह 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 2nd सेंचुरी AD से लेकर के 8th सेंचुरी AD तक का पीरियड रहता है। थर्ड पीरियड को अब हम लोग डिस्कस करते हैं जब चोलास एम्पायर जो है वह पावर में आया। तो जो चोलास जो होते हैं ये लोग 7th सेंचुरी AD में चोला किंगडम जो है वो आंध्र प्रदेश एरिया में ये अपना फ्लोरिश कर रहा होता है।
तो जो विजयलय चोला होते हैं वो 848 एडी में पल्लवों, जो पल्लव होते हैं कांची के पल्लव, उनको ये हरा करके तंजौर एरिया को कैप्चर करते हैं और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। फिर उसके बाद चोला का जो विजयलय चोला होता है उनका बेटा आदित्य वन, वे आते हैं और इनका राज शासन होता है 891 एडी से लेकर के 907 एडी तक। तो ये जो आदित्य वन होते हैं इन्होंने पांडे लोगों को ये हराते हैं पल्लवों की मदद से, और बाद में वे लोग पल्लव को ही हरा देते हैं। ओके, तो इस तरह से चोल, पांडे, पल्लव, इन लोगों का ही पीरियड रहता है पूरी तरह से। इस समय ये लोग पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहे थे, बल्कि इन लोगों के बीच में संघर्ष हमेशा जारी था, और जिसमें अल्टीमेट पावर में चोलाज आ गए थे। ओके, अब जो है आदित्य वन जो हुए 891 से लेकर के 907 एडी तक, उसके बाद उनके बेटे प्रांतक वन आते हैं, और प्रांतक वन जो है 907 एडी से लेकर के 985 एडी तक रहते हैं। प्रांतक वन जो होते हैं वे मदुरै को जीतते हैं। मदुरै में उस वक्त के पांड्या के राजा राजसिम्हा II होते हैं, उनको इन्होंने हराया, और मदुरै को जीतने के बाद इन्होंने टाइटल लिया मदुरै कोंडा। ओके, तो ये हो गया प्रांतक वन के बारे में। प्रांतक वन के बाद आते हैं राजा चोला वन, और ये 985 एडी से लेकर के 1014 एडी तक रहते हैं। और राजा चोला वन के समय में चोला एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी सुदृढ़ हो जाता है, काफ़ी रॉयल हो जाता है। इनका जो आर्किटेक्चर्स है, बिल्डिंग है, आर्ट है, बहुत फ्लोरिश करने लग जाते हैं, इकोनॉमी बहुत अच्छा हो जाता है। राजा चोला वन के ही समय में इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था। 1005 सेंचुरी से लेकर के 1010 सेंचुरी तक में यह मंदिर बना था। तो ये हो गया राजा चोला वन के बारे। राजा चोला वन के बाद राजेंद्र चोला वन आए, जो कि 1014 एडी से लेकर के 1044 एडी तक इन्होंने शासन किया, और इनके समय में चोला जो एम्पायर है बहुत तेजी से फलने फूलने लग गया। राजेंद्र चोला वन जो है तमिल एरिया में तो इनका कंट्रोल था ही कावेरी नदी के किनारे। इसके बाद इन्होंने जो गोदावरी बेसिन है वहाँ नॉर्थ में ये आगे बढ़े, उड़ीसा में अपना राज शासन स्थापित किया। उड़ीसा के बाद इन्होंने गंगा को पार करते हुए बंगाल में उस वक्त बंगाल के पालास को हरा करके इन्होंने बंगाल एरिया में अपना राज शासन स्थापित किया। और उसके बाद इन्होंने राजेंद्र चोला वन ने टाइटल लिया गंगैकोंड चोल, यानी कि गंगा को विजित करने वाले, और इस खुशी में उन्होंने कावेरी नदी के किनारे गंगैकोंड चोलपुरम को स्थापित करके उसको अपना राजधानी बनाया। ठीक है, फिर राजेंद्र चोल वन जो होते हैं ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इन्होंने भारत के बाहर श्रीलंका को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। श्रीलंका में उस वक्त सिन्हाला के राजा होते हैं महेंद्र V, उनको इन्होंने हराया और बंदी बना लिया और श्रीलंका को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। इसके अलावा फिर ये मालदीव में राज शासन स्थापित किए। मालदीव के बाद ये साउथ ईस्ट एशिया के श्री विजया क्षेत्र में अपना कंट्रोल जमा लिया। उसके बाद थाईलैंड में कुछ एरियाज़ में अपना इन्होंने आधिपत्य जमाया। थाईलैंड के बाद ये लोग, इनका जो ट्रेड है वो पूरी तरह से साउथ ईस्ट एशिया में होने लगा। इनका जो नेवी बहुत सुदृढ़ हो चुका था कि बंगाल की खाड़ी को ये लोग पार करके ट्रेड करने लगे, और इनके समय में इन्होंने चाइना तक अपना डिप्लोमेट को भेजा था। ओके,
तो इस तरह से राजेंद्र चोला वन के समय में चोला एम्पायर जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका था। इन्होंने ये इस एरिया के अलावा इन्होंने लक्षद्वीप एरिया में कंट्रोल कर लिया। फिर जो भारत के वेस्टर्न जो तटीय क्षेत्र है, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, तो इसमें इन्होंने अपना राज शासन स्थापित कर लिया। काफ़ी बड़ा एम्पायर बन चुका था चोला किंगडम। अब जो है चालुक्यों का उदय होता है। चालुक्य जो रहते हैं वह काफ़ी 3 शाखा में बटे हुए रहते हैं, जिसमें कि जो वेस्टर्न चालुक्यास लोग जो रहते हैं वे हमेशा ही चोलाज लोगों के साथ में युद्ध करते रहते हैं। ठीक है, तो उस समय में वीर राजेंद्र चोला जो होते हैं उन्होंने वेस्टर्न चालुक्य राजा के होते हैं सोमेश्वर द्वितीय, उनको वे हराते हैं और जो विक्रमादित्य द्वितीय के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया। कौन? वीर राजेंद्र चोला। ठीक है, और इस तरह से जो चोला जो है हमेशा चालुक्यों पे अपना कंट्रोल कर रहे होते थे और वेस्टर्न डेक्कन को इन्होंने चालुक्य लोगों को वेस्टर्न डेक्कन में हरा करके अपना राज शासन जो है वो स्थापित किया। ओके, अब हम लोग लेटर चोला पीरियड्स को देखते हैं, जो कि 1070 एडी से लेकर के 1279 एडी तक है। ओके, तो यह जो पीरियड रहता है यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो चोलास रहते हैं वे लोग ईस्टर्न चालुक्यास के साथ यूनाइट हो जाते हैं, अलायंस कर लेते हैं ईस्टर्न चालुक्यास के साथ। इन्होंने उन लोगों के साथ में वैवाहिक संबंध और पॉलिटिकल अलायंस को बढ़ाया और इस तरह से ये लोग जो है यूनाइट होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होता है, इस समय में ही ईस्टर्न चालुक्य के एक प्रिंस होते हैं, उनका नाम रहता है राजा नरेंद्र। ओके, और जो वीर राजेंद्र चोला होते हैं उनके बेटे अथि राजेंद्र चोला, तो इन दोनों को 1070 ईस्वी में मार दिया जाता है। बिकॉज ऑफ सम डिस्टर्बेंस, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से इन लोगों की हत्या हो जाती है। तो इसी समय में जो इनके बेटे होते हैं राजा नरेंद्र, चालुक्य जो राजा होते हैं उनके बेटे होते हैं कुलोथुंगा चोला। वे चोला राज शासन में स्थापित होते हैं। फिर कुलोथुंगा चोला वन जो होते हैं उनके बेटे विक्रम चोला आए। विक्रम चोला के बाद राजा चोला द्वितीय आते हैं, फिर राजाधिराज चोला द्वितीय आते हैं और फिर कुलोथुंगा चोला तृतीय आते हैं, जिन्होंने कलिंगा, इलाम, कटाहा उसको जो है कैप्चर करा होता है। और जो कुलोथुंगा चोला तृतीय होते हैं उन्होंने ही वेस्टर्न चालुक्य के जो राजा होते हैं सोमेश्वरा फोर्थ, उसको उन्होंने हराया होता है 1190 ईस्वी तक में। तो इस तरह से जो 1215 ईस्वी तक चोलास जो है वो काफ़ी स्टेबल रहते हैं। ठीक है, अच्छा खासा इनका राज शासन रहता है। लेकिन इसके बाद के जो राजा आते हैं राजा चोला तृतीय, राजेंद्र चोला तृतीय, ये काफ़ी वीक हो जाते हैं और 1279 एडी में पांड्य लोग जो है वो चोला को हरा देते हैं और पूरी तरह से चोलास को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और चोलास का जो राज शासन है यहीं पर 1279 एडी में अंत हो जाता है। तो ये लेटर चोलास में हम लोग ने देखा कि किस तरह से चोलास का अंत हुआ। तो हम लोग ये चीज़ हम लोगों को जानने को मिला कि जो पांड्यज लोग हैं, पांड्य लोगों को चोला लोग जो है वो हराते हैं। अब इन चोला को पांड्य लोग जो है वे लोग हरा देते हैं और अब ये जो पांड्यस जो अभी आते हैं 1279 एडी में, इनको मलिक काफू जो खिलजी डायनेस्टी के होते हैं वे इनको आकर के हरा देते हैं। तो इस तरह से भारत में तो उस वक्त बहुत सारे अलग अलग राजा रजवाड़े आए, तो जिसमें कि चोलास जो है
जिसका एक इंट्रोडक्शन जो है आज हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कशन करूँगी, और भी चोलास के अलग अलग जो राजा हुए, इनके टेम्पल्स जो हुए, जिसको कि जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।